अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम अज़ीम आदिल शेख है और मैं हाजिर हूँ अपना वीलॉग हेजमनी लेके आपके पास। गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका चाहता है कि तमाम दुनिया के ममालिक को अपनी कॉलोनी बना ले। ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो इसका दुनिया का हिस्सा है ना, तो यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान भी कॉलोनी बनने जा रहा है एज पर विशेस ऑफ अमेरिका। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अफ्रीका को और दीगर ममालिक को बरतानिया ने कॉलोनी बनाया था। आपको बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तौर से कॉलोनीज़ बनी और फिर क्या उनका अंजाम रहा, किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत राइज रखी गई और फिर आखिरकार उन तमाम कॉलोनीज़ को आज़ादी हासिल हुई और वो तमाम तर ममालिक आजकल किसी तौर कुछ आज़ादी का सांस ले पा रहे हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा कुछ मुकम्मिल, बहरहाल एक आज़ादी का सांस निस्बतन उस ज़माने के ले पा रहे हैं। इंडिया भी कॉलोनी था, क्योंकि पाकिस्तान भी जब इंडिया के साथ था तो पाकिस्तान भी कॉलोनी था बरतानिया की। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई सुपर पावर किसी दूसरी कौम को, किसी दूसरे मुल्क को अपनी कॉलोनी बना लेता है तो अंदाज बात तो यही की जाती है कि हम आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हैं, आपकी खुशहाली के लिए, तालीम, सेहत और आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी देने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। ऐसा हुआ नहीं। इसकी मिसाल मैं चंद ममालिक आपको गिनवाता हूँ, सिर्फ बरतानिया की कुछ कॉलोनीज़ का मैं आपसे तज़किरा करता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनसे कौन से ममालिक जो थे वो कॉलोनी बनने के बाद वो किस हाल में रहे या आज तक वो किस हाल में हैं। इंडिया 1858 से 1947 89 ईयर्स बरतानिया की कॉलोनी रहा। मलेशिया 1824 से लेके 1957 तक 132 साल बरतानिया की कॉलोनी रहा। साउथ अफ्रीका 51 ईयर्स, नाइजेरिया 46 ईयर्स, कीनिया 43 ईयर्स, घाना 83 ईयर्स, जमैका 307 साल जी, 1655 से लेके ट्रिनिडाद टोबैगो 1802 से लेके ये कोई 160 साल। ये वो ममालिक हैं। आज मुझे बताइए बारबाडोस, जमैका, घाना, कीनिया, इनके क्या हालात हैं? अंदाज़ा है ना आपको वहाँ के हालात का। और ये सारे ममालिक जो हैं वो निस्फ सेंचुरी से ज़्यादा और 339 साल तक जो बारबाडोस रहा, बरतानिया की कॉलोनी रहे, आज उनका क्या हाल है। तो आज आप जिस हाल में भी हैं, जिस भी हाल में हैं, आप उस हाल से बहरहाल बेहतर है जब आप कॉलोनी बन जाएंगे। अमेरिका की पॉलिसी बड़ी सीधी है और उसमें कामयाब भी है। उसने एक छोटा सा एक्ट लिया, छोटी सी बात की कि रशिया और यूरोप की आपस में लड़ाई को जारी रखा और यूरोप को ये दिमाग में डाल के रखा कि रशिया आप पर हमला कर देगा और अगर रशिया ने आप पर हमला कर दिया तो आपका डिफेंस कौन करेगा? आपका डिफेंस सिर्फ मैं कर सकता हूँ, अमेरिका, और चूँकि इसलिए आप मुझे मजबूत करें। और ऑफ कोर्स सारे लोग जब भी मुझे कहीं लड़ना हो तो नेटो बना के एक मुल्क पे हमला, हर मुल्क पे हमला तस्वुर होगा कि तहत आर्टिकल 5 के तहत ये आपने नेटो भी बना दिया, एक आपने पूरी एक मुआहदा भी बना लिया आपस में। अब लड़ते रहे जब तक आंख ना खुली। तो अब तक क्या होता रहा कि अमेरिका ने कॉलोनी बनाने के लिए, यूरोप को गरीब करने के लिए एक दाव चला, फिर रशिया की जंग करा दी, उस बात को साबित कर दिया कि हाँ वाकई रशिया आप पे हमला कर सकता है। फिर रशिया को यूक्रेन के साथ इंगेज कर दिया और उसके बाद उसके पास जो चीफ गैस की रिसोर्स थी, जो पावर सप्लाई थी, वो उनसे डिस्कनेक्ट कर दी। सीधी सी बात है भैया, अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो और आपका पानी की सप्लाई रोक दी जाए, अगर आपका किचन है आपको गैस की सप्लाई रोक दी जाए, एक ही चीज़ है ना, तो कौन सा आटा वाटा रोटी तंदूर सब चीज़ पड़ी रह जाएंगी अगर आपके पास गैस की सप्लाई नहीं है। सारी ज़मीन और बीज और खाद सब पड़ा रहेगा अगर आपके पास पानी नहीं है। तो सिंपल एक पावर सोर्स है ना जिसके लिए यूरोप को
पीछे गरीब होना पड़ गया। क्यों? इसलिए कि उसकी प्रोडक्ट्स जो थी मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रही। पहले एक ज़माना था, आपको याद होगा कि हम सिर्फ जर्मन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते थे, यूरोपियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते थे, इसलिए कि हमें अंदाज़ा था कि बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। और बड़ी बात ये थी कि वो उस वक्त प्रोडक्शन हाउस ही यूरोप था। चाइना जब बाद में आया तो शायद उसकी उस स्टैंडर्ड और उस क्वालिटी की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। ठीक है, अब आ जाते हैं यूरोप को इस तरीके से गरीब किया। तो एक बात देखिए, आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए, ये बात मैं आखिर में जाके करूंगा कि मईशत का रोल क्या है। इसको बाद में आखिर में जाके मैं आपको समझाऊंगा कि मईशत का आपके गरीब, आपको माशी तौर पे अमीर और माशी तौर पे गरीब होने का कितना ताल्लुक है आपकी आज़ादी के साथ। तो उस ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए, उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए यूरोप को गरीब किया जा रहा है। अब आ जाइए अपने गल्फ कंट्रीज पे। बड़ा आजकल लड़ाई तो ईरान की चल रही है ना, सारे लोग कंसर्न ईरान की लड़ाई से हैं। मेरा आज का व्लॉग भी मेनली तो ईरान की लड़ाई के ऊपर है ना। तो अब क्या, आज बताइए, माहौल बना दिया गया कि सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब ईरान मिसाइल दाग रहा है, अपने ड्रोन दाग रहा है इन ममालिक के ऊपर। अच्छा भाई ठीक है, चलो जी, आपके पास एक रीज़न है ना, बगैर रीज़न तो भाई कुछ नहीं होता ना। एक रीज़न क्रिएट कर दिया गया, एक माहौल बना दिया गया, पूरा निज़ाम बनाया गया कि भाई क्या, कौन सी चाल कैसे चलेगी। शतरंज खेलते हैं ना, अगर मैं ये चलूँगा तो लाज़मी बात है कि वो अपने अगर मैं शुतर को जो है वो पैदल से मारने जाऊँगा तो शुतर को बचाने के लिए आएगा, या शुतर को पीछे करेगा, या उसको डिफेंस देगा। शतरंज है ना, सिंपल शतरंज है कि भाई मोहरे कौन सा मोहरा कैसे चलेगा तो सामने वाला क्या चाल चल सकता है। उन्हीं मोहरों को देखते हुए, उन्हीं चालों को आगे पीछे करते हुए सीधी सी बात क्या की कि इस वक्त यूरोप बर्बाद हो रहा था। यूरोप बर्बाद हो रहा था। वहां का मिलियनर जो था, मिलियनर एंड बिलियनर, वो फ्लाई करके जा रहा था यूएई एंड सऊदी अरेबिया एंड कतर एंड अदर कंट्रीज ऑफ गल्फ, मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक में वो मिलियनर्स और बिलियनर्स जो थे फ्लाई कर रहे थे इन मुल्कों में। जब सदर ट्रंप आए थे तो उन्होंने अपना गोल्डन वीज़ा जारी किया था। उनका ख्याल था कि मैं इतना पसंदीदा मुल्क हूँ, इधर मैं गोल्डन वीज़ा जारी करूँगा, लोग अपने बोरियों में पैसे डाल के भर के ले आएंगे और मुझसे उन डॉलर्स के बदले में मुझसे पैसे ले, एक प्लास्टिक का कार्ड लेते रहेंगे जिसके ऊपर गोल्ड कलर का होगा, एंड अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन। इतना पैसा आ जाएगा कि भाई उसको, अमेरिका को तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी, बहुत पैसा आ जाएगा। अब वो बिलियनेयर जो थे, वो मिलियनेयर जो थे, वो अमेरिका जाने की बजाय वो दुबई और मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक को सेफ समझते हुए, क्या सेफ समझते हुए, वो इन ममालिक के अंदर अपने पैसे को ले आए, खुद को ले आए, अपने कारोबार के हेड ऑफिस वगैरह यहाँ बनाने शुरू कर दिए। और ये अमेरिका की फ़िलॉसफी के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। अब आप समझ में आ गई बात कि पहले वो आए, उनका ख्याल था कि मैं आऊँगा, आनन फानन एक बंदा आएगा, वो बिल्कुल वो पुराना बॉक्सर है, 2 4 5 6 पंच मारेगा मुल्कों को, सारे मुल्क ज़मीन बोस हो जाएंगे और ऑफ कोर्स अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन। अच्छी पॉलिसी है, देखिए अच्छा लीडर है ट्रंप, अपनी कौम के लिए वो अपनी कौम को बना रहा है, बिक नहीं रहा। वो किसी कौम के किसी और के सामने, किसी सऊदी शहजादे और अरब वो बादशाह के सामने बिक नहीं रहा, झुक नहीं रहा। वो अपनी कौम के लिए सब कुछ कर रहा है। सबको करना चाहिए ना, आपको भी करना चाहिए। किसने रोका है? कौन कहता है कि आप जाके तलवे चाटे? भाई आपको तलवे चाटने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाइए। ईरान भी तो खड़ा हुआ ना। अब इसके अंदर क्या कॉन्स्पायरेसी है, नहीं है, रियलिटी है, कुछ दिन बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। बेवकूफ़ी है या बहादुरी है, ये बहुत सारी चीज़ें भी कल को सामने आएंगी। लेकिन आज जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सीधा सा गेम है हमारी सुपर पावर का। वो सुपर पावर रहना चाहती है। सुपर पावर रहने के लिए वहाँ पे जो दिमाग हैं वो दिमाग इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने पूरा प्लान बनाया है, उन्होंने गोल्डन वीज़ा दिया। गोल्डन वीज़ा पे उम्मीद थी कि लोग भाग के यहाँ पर आ जाएंगे, यूरोपियन स्पेशली। लेकिन वो यूरोपियन ममालिक अमेरिका नहीं गए, वो शिफ्ट हो गए कहाँ? मिडिल ईस्ट की तरफ। अब मिडिल ईस्ट को, और एक ही रीज़न था कि इट्स अ सेफ रीजन। मिडिल ईस्ट एक सेफ रीजन है, तो यहाँ जाके आपकी जान माल दोनों महफूज रहेंगे। आज क्या सूरत हाल है
ये जो प्राइम फैक्टर था उनका, आज ये ख़त्म कर दिया गया। तो अमेरिका जंग जीत चुका है। आप अभी इस डाउट में है ना कि अमेरिका, आप समझ रहे हैं कि नहीं जी उसे 2 बम मार दिए तो कुवैत का अड्डा बर्बाद, अरे भाई ये सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। अमेरिका जंग जीत चुका है, उसने उस तमाम फ्लो करो। अब जो हज़ारों डॉलर खर्च करके जो भागेगा दुबई से अपने घर जाने के लिए, बताइए कि अगली फ्लाइट से लेके वापस आ जाएगा? ये खौफ नहीं जाएगा। हम जिस गली में एक दफ़ा कोई हमसे स्ट्रीट क्राइम हो जाए, कोई हमसे मोबाइल छीन ले, हम उस गली में जाते हुए 20 दफ़ा सोचते हैं और इतनी मोहतात और सिक्योरिटी लेके जाते हैं कि भाई उस गली में मसला हुआ था हमारे साथ, शायद लाइफ टाइम में दोबारा हम उधर से गुजरे नहीं। तो आज जो हज़ारों डॉलर खर्च करके दुबई से फ्लाइट लेके, या फ्लाइट तो मिल ही नहीं रही, दाएँ बाएँ से भाग भूग के इधर उधर से जाके जा रहा है, वो क्या वॉर ख़त्म होने के नेक्स्ट डे यहाँ वापस आ जाएगा? नो वे, आउट ऑफ क्वेश्चन। वो तो आने से रहा, अपने दीगर लोगों को भी वो आने के लिए नहीं कहेगा। और वैसे ही लोग इसलिए खौफजदा हो जाएंगे मिडिल ईस्ट से, इन गल्फ कंट्रीज से, कि अब अनकरीब कोई मालदार शख्स अपने पैसे को तहफ़्फ़ुज़ देने, अपनी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने इन एरियाज़ में नहीं आने जा रहा। ओके, तो स्ट्रेटजी के मुताबिक अमेरिका द सुपर पावर ने अपनी गेम खेली, अपनी जंग की चाल चली, और उस चाल में वो कामयाब हो गया कि उसने एक और रीजन जहां से पैसा दुनिया से निकल के आ रहा था, उसने उसको अनसेफ करार दिलवा दिया। ठीक हो गया जी? देखिए, बातें बड़ी सादा सी हैं, सीधी सी हैं, समझ में आने वाली हैं। अगर मुझ जैसे नालायक आदमी को ये बात दिख रही है, तो आप तो भाई गवर्नमेंट्स में बैठे हैं, आप तो ऐवानों में बैठे हैं, आप तो साइंसदान हैं, आप बड़े बड़े फिलोसफर हैं, बड़े बड़े आप जर्नलिस्ट हैं, भाई आप तो खाते इसी चीज़ की है ना। मैं तो दाल दलिया बेचता हूँ भाई, मेरा तो कारोबार है, कारोबारी आदमी हूँ, और बस ये छोटी मोटी बातें जो दिखती है वो समझ में आती है, वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप जिनकी जिम्मेदारी है, जो जिनका काम ही सोचना है और प्लानिंग करना है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल मामलात के ऊपर, उनको ज़्यादा आसानी से समझ में आनी चाहिए कि अगर दुबई बर्बाद हुआ है तो इस पे हमें खुश नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुख की और परेशानी की बात है। अब इसमें दूसरी बात है कि इस परेशानी को अपने सर पे लादने में दुबई के हुक्मरानों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने 2008 के बाद अपनी माशी हालात के ख़राब होने की वजह से जो उन्होंने इसराइल को अपने साथ मिलाया, और फिर इसराइल की पॉलिसी, जिस तरीके से इसराइल जुल्म करता है उसी तरीके से उन्होंने सूडान में जाके जुल्म करना शुरू कर दिया, यमन में करना शुरू कर दिया। और सुनने में तो ये भी आया है, मुझे तो ज़्यादा नहीं मालूम क्योंकि मैं बहरहाल ना इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना मेरा उस तरह के सेक्टर्स में कोई ताल्लुक़ है, लेकिन मेरी नॉलेज में जितनी बात आती है उसके मुताबिक बलूचिस्तान के मामलात ख़राब करने में भी यूएई का हाथ है। ठीक है, सुनी सुनाई बात है, यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन भाई सुनी सुनाई बात की भी कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं से तो निकलती है ना, झूठ भी और सच भी कहीं ना कहीं से तो निकलता है ना। तो भाई अगर यूएई इस बुरे हाल में आने जा रहा है या आ चुका है, तो यकीनी तौर पे इसमें उसका अपना बहुत ज़्यादा हाथ है। आज सऊदी अरब फिर भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। आज भी मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करने की जगह और बेहतरीन लाइफ को अपनी गुजारने की जगह सऊदी अरेबिया है। वहाँ के कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको हमें उसके ऊपर डिस्कस करना और देखना होगा, लेकिन मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में, स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स, सऊदी अरब इज़ द बेस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट एंड टू लिव एंड टू गो। अब उसके अंदर ऑफ कोर्स उन्होंने पॉलिसीज़ भी अपनी बड़ी अच्छी की है, बनाई हैं, उस पर बाद में बात होती रहेगी, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल ये है कि अमेरिका अपनी इस पॉलिसी में, अपने इस प्लान में कामयाब हो चुका है कि यूरोप से आने वाले पैसे को यूएई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में आने से रोक दिया जाए, जिसमें वो कामयाब हो गया। अब जो यहाँ पर अमेरिका इस सक्सेसफुल, बात तय हो गई, और सब जगह से, हर जगह पे उसने सारे जो थे मोहरे जो थे उसने पीट दिए, अब उसका मोहरा बाकी है। लेकिन ऐसा नहीं,
मैंने आपको अपने इस पहले एपिसोड में भी ये बात की थी, ब्रिक्स के हवाले से मैंने थोड़ी सी बात की थी। इस एपिसोड में भी मैं बहुत ज़्यादा ब्रिक्स के हवाले से बात नहीं करूँगा। मैं अगले एपिसोड में मुकम्मल ब्रिक्स के हवाले से आपको बता रहा हूँगा, लेकिन अभी छोटी छोटी सी आपको मैं बात बता दूँ। देखिए, डिटेल में तो मैं आपसे ब्रिक्स के ऊपर पूरा मैंने आपको 4 व्लॉग और ऐसे देने हैं। एक मैंने आपको पूरा ब्रिक्स समझाना है कि ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल हाईवे जिसको मैं कहता हूँ, जो यहाँ से वहाँ तक मतलब किसी दुनिया में किसी भी जगह पे अगर हमने पैसे भेजने होते हैं, अपनी कोई ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, तो उसके लिए जैसे रास्ते पीछे होते हैं ना, एक हाईवे होती है, एलीज होती हैं और स्ट्रीट्स होती हैं, इसी तरीके से फाइनेंस को मूव करने के लिए स्विफ्ट एक ऐसा इदारा है जो आप कहीं पे भी हों, आप बैठे हों समासट्टा में या टंडो आदम में, तो आपको वाशिंगटन में या ऑस्ट्रेलिया में किसी शहर में भेजना हो तो वो पैसे आप फ्यू क्लिक्स भेज सकते हैं। ये जो एंटायर सिस्टम है ये अमेरिका के कंट्रोल में, इवन तो कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम में है, लेकिन कंट्रोल इस पर अमेरिका का है। और अमेरिकन ब्लॉक, अब दुनिया को एक ब्लॉक है अमेरिकन, और दूसरा मैंने एक अपने लास्ट एपिसोड में बताया था, वो लोग जो अमेरिका के साथ हैं और वो लोग जो अमेरिका के साथ नहीं हैं। मैंने कहा था कि अभी ये नहीं कह सकता मैं कि अमेरिका के मुखालिफ है। हाँ, मुखालिफ पे जब हम उस वक्त आएंगे जब हम ब्रिक्स की बात करेंगे। तो अभी जो अमेरिका के साथ नहीं है उनके पास कोई भी फाइनेंशियल हाईवे नहीं था, कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए सिस्टम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए सिस्टम नहीं था। लेकिन अब ब्रिक्स की सपोर्ट के साथ, ब्रिक्स ममालिक की सपोर्ट के साथ एक ब्रिक्स पे से या एक फाइनेंशियल सिस्टम अल्टरनेट वजूद पा चुका है। अब वो क्यों वजूद पाया? वो गलती है जैसे यहाँ पे यूएई ने गलती की, वहाँ गलती की अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी रशिया पर। सैंक्शंस का मतलब समझते हैं ना, कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अगर आपको लेन देन आपने करना है तो भाई आपके पास वो हाईवे ही नहीं है, वो रास्ता ही नहीं है जिसके ऊपर चला के आप अपने पैसे की गाड़ी को वहां पहुंचा सके। अब फिर जरूरत पेश आई कि भाई एक अल्टरनेट फाइनेंशियल हाईवे तो होनी चाहिए, एक फाइनेंशियल एक्सचेंज सिस्टम तो अल्टरनेट होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जरूरत ईजाद की माँ है। तो इस ईजाद को, इस दरियाफ्त को, यूँ कह लेंगे इस कारीगरी के लिए ज़रूरत रशिया को पेश आई। उधर दूसरा एक और उन्होंने कंट्री दे दिया सैंक्शंस लगाकर, ईरान। ईरान को भी अपनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए स्विफ्ट अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी अमेरिका ने। अब चूंकि दोनों मजबूर ममालिक हो गए थे, बहुत पहले से ईरान चला आ रहा था, लेकिन वो कमज़ोर मुल्क था, वो किसी तरीके से अपने सब तेल को सस्ता बेच के या कुछ कर करा के अपनी ज़िंदगी चला रहा था। जब उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई तो काम बहुत आसान हो गया। रशिया एक मजबूत मुल्क है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, तो बहुत सारी अच्छा मजबूत बड़ा मुल्क है। तो उस मुल्क को ने, और फिर उसके बाद फिर चाइना साथ आ गया, क्योंकि चाइना के साथ भी अमेरिका की हेटेड जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी। उसके ऊपर भी हालांकि अब देखिए इतनी सारी जंग चल रही है, लेकिन चाइना का नाम नहीं लेते। क्यों? चाइना उनके कद से एक आध इंच बड़ा हो गया है। इसलिए अगर कहते हैं जी रशिया सपोर्ट कर रहा है अमेरिका की, आप स्टेटमेंट सुने, वो चाइना का नाम नहीं लेंगे, वो कह नहीं रहे जुबान से कि भाई चाइना इज ऑल्सो सपोर्टिंग ईरान। नहीं, रशिया सपोर्ट कर रहा है, रशिया ने ये टेक्नोलॉजी दे दी, रशिया ने। बहरहाल, तो अब इस सूरत हाल में रशिया और ईरान एंड देन फिर ब्रिक्स कंट्रीज आ गई। उन्होंने मिलकर ये जो फाइनेंशियल एक्सचेंज सिस्टम जो है, ट्रांजैक्शन सिस्टम, ये इसको बना लिया और ये ट्रांजैक्शन अब आसान हो गई है। देयर इज एन अल्टरनेट सिस्टम। अब जो ब्रिक्स बनी है, देखिए मैं दो बातें सिर्फ बताऊंगा, दो ब्लॉक्स बता रहा हूं। एक ब्लॉक हो गया ब्रिक्स, जिसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। इनिशियली 5 ममालिक थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। शुरू में 5 ममालिक थे। उसके बाद अब ये ममालिक बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो इनकी इकोनॉमी इज मोर देन 50%। दूसरा ब्लॉक जो बनेगा, इनके जो ब्रिक्स में लोग शामिल अभी नहीं हुए, इनके अलावा जो अल्टरनेट ब्लॉक होगा उसकी 50%, ब्रिक्स की जो इकोनॉमी है उनसे, जीडीपी जो है उनसे 50% ज़्यादा है। इसी तरीके से उनकी आबादी है।
जो उनके साथ लोग ममालिक मिले हुए हैं अभी तक जो कंफर्म हो चुके हैं और या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है मेंबर बनने के लिए, उनकी अगर आबादी को मिलाया जाए, ऑफकोर्स कंजम्पशन तो जिसकी आबादी है वही है ना, मार्केट बड़ी, तो बड़ी मार्केट जैसे इंडिया है, चाइना, यही तो इतने बड़े ममालिक हैं जो अगर इनको आपस में मिलाया जाए और दीगर ममालिक को मिलाया जाए तो उनकी आबादी उन ममालिक से ज़्यादा हो जाती है जो कि ब्रिक्स से भी तक बाहर है। लेकिन अब ब्रिक्स के अंदर दीगर ममालिक, अब यूरोपीय ममालिक ले लीजिए, उनका भी इंक्लिनेशन बनता चला जा रहा है। इटली के बारे में बताऊंगा कि इटली इस वक्त किस स्टेटस में रिगार्डिंग ब्रिक्स। तो ब्रिक्स एक ऑल्टर दूसरा ब्लॉक बन रहा है, अनदर ब्लॉक बन रहा है जो कि ब्रिक्स की करेंसी भी ला रहा है, द न्यू ग्लोबल करेंसी, एक फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम भी लेके आ रहा है। फिर उनका जो वो सारे लोगों को अपने प्रेशर में रख के नहीं काम कर रहे, सबको इक्वल राइट दे रहे हैं। इसलिए लोग, तो दो चीज़ें आ गई, एक तो तमाम ममालिक समझ रहे हैं कि चलो भाई अगर ब्रिक्स ब्लॉक का हिस्सा बने तो हम इक्वल राइट्स पे आ जाएंगे, और दूसरा अगर उनकी अमेरिका के साथ कोई रिफ्ट थी तो मैंने बताया था ना कि सब मुखालफिन जिनके दिलों में थोड़ी थोड़ी रंजिश थी वो सारे आपस में दोस्त हो गए। तो दोस्त कंट्रीज़ जो हैं उनका बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता चला जा रहा है। अब एक और चीज़ जो बड़ी हुई है, वो भी मैं एक पूरा व्लॉग आप इसके ऊपर दूंगा, बहुत डिटेल से दूंगा, कि इन्होंने एक बड़ा कह लें कि अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने कनाडा को और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को खासा डिसरिस्पेक्ट किया है। मैं अभी आपको मैं देखता हूँ अगर इसके अंदर मेरे ब्लॉग में गुंजाइश बन सकी तो या ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैनेडियन हेट्रेड टुवर्ड्स अमेरिका या जो भी, तो उसके अंदर एक सॉन्ग है जो कैनेडियन सॉन्ग है जो हर जगह बज रहा है, हर जगह। अभी छोटी सी मैं उसकी टोन दे दूंगा, अगले में शायद मैं आपको उसको पूरे उर्दू तर्जुमे के साथ आपको दिखा पाऊँ। लेट मी चेक कि यूट्यूब की क्या पॉलिसीज़ है, मेरा जो टेक्निकल स्टाफ है वो मुझे बता पाएगा। तो जनाब, दूसरा जो ब्लॉग बन रहा है वो मार्क कार्नी ने दीगर 40 ममालिक को अपने साथ मिलाकर एक ब्लॉक मजीद बनाने की तरफ जा रहे हैं ये लोग। अच्छा, उसके अंदर कौन से ममालिक शामिल हैं मैंने यहाँ लिख लिए थे। उसमें है जी बरतानिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक, ऑल 27 कंट्रीज़ हैं। तो 27 ममालिक तो सिर्फ एक यूरोपीय यूनियन ही हो जाती है। नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ हो गए और अफ्रीकन हो गए, जिनका जीडीपी 60% है, दुनिया के जीडीपी का 60%। ये वो ममालिक हैं और इनका जो ग्लोबल ट्रेड है उसका ऑलमोस्ट 50% ये ममालिक आपस में करते हैं। सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लॉक, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक वजूद पाने जा रहा है। एक तो ब्रिक्स में आपको पहले बता चुका हूं, जिसके अंदर जो 5 ममालिक है वो बताए मैंने आपको, जिसमें लीड कर रहे हैं चाइना एंड रशिया स्पेशली, और उसके बाद एक और ब्लॉक जो कि कनाडा और यूरोप को मिला के बनने जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, ठीक है। और ये दोनों ब्लॉक जो बन रहे हैं, ये इनके जो अपोनेंट ब्लॉक है वो है अमेरिकन ब्लॉक। तीनों की फिलॉसफीज मैं आपको अगले किसी व्लॉग में बताऊंगा। अब टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो आप मेरे व्लॉग्स को मुसलसल देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं रनिंग कमेंट्री नहीं करता, आज किसने कहाँ बम गिरा दिया, किसने नुकसान पहुंचा दिया, आगे क्या हो गया पीछे, ये मुझसे नहीं तवक्को कीजिएगा। मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधी जो वर्ल्ड फिलॉसफी है मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि भाई एक्चुअल ये सब कुछ हो क्या रहा है और कहाँ जाके फाइनली पहुँचेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।